नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के कुछ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल इंडियन ट्विटर पर बहुत वायरल हो रहे हैं। इन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं आरएसएस, इंडियन मुस्लिम्स और इवन बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के एक ट्वीट के बारे में। और जो कुछ भी ये लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, मगर इनके बारे में कई सारी चीजें जो डिस्कस की जानी चाहिए वो कई लोग इग्नोर कर चुके हैं। दैट इज व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट देम इन दिस वीडियो। सबसे पहला सवाल, कौन है ये लोग? स्क्रीन पर आप जो 4 ट्विटर हैंडल्स देख रहे हो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इसमें जो प्रिंसेस हैं उनके बारे में बता दूं कि इन्होंने 2006 में शारजा के प्रिंस से शादी करी थी, मगर उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया एंड शी अग्रीड टू द कंडीशन कि ये सारा कुछ छोड़ देंगी। और उसके बाद ये अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए लंबे समय तक केस लड़ती रही थी। सोशल मीडिया पर भी इन्होंने मदद की गुहार लगाई थी। तो इनके नाम पर आप कम जाइएगा, क्योंकि जो लोग एक्चुअल प्रिंसेस होते हैं उन्हें शायद प्रिंसेस अपने नाम में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो बाकी लोग आप देखते हैं इनमें कुछ लोग लॉयर्स हैं और कुछ लोग लोकल बिजनेसमैन हैं जिनका ट्विटर अकाउंट थोड़ा सा पॉपुलर है। अगर आप इनके ट्वीट के कंटेंट्स को देखो तो बड़ा सिमिलर सा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये रिपीटेडली आरएसएस पर बहुत अटैक करते हैं, ये इंडिया में मुस्लिम्स के बारे में बहुत बात करते हैं और बड़ी सिमिलैरिटी मिलेगी आपको इनके ट्वीट्स की अगर आप लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करो। ये यहां तक कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम के लिए ये लोग यूएन तक जाने के लिए तैयार हैं। आरएसएस, इंडियन मुस्लिम्स, यूएन, कुछ याद आता है आपको? इस इंसान की शक्ल याद आ रही होगी। इससे भी एक छोटा सा लिंक हो सकता है, वो मैं जरा वीडियो में आगे समझाऊंगा। अभी जरा कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इनके कंटेंट को देखो तो ये लोग फेक न्यूज फैलाने में भी बड़े माहिर हैं। जैसे कल के वीडियोस में जो 2 साधुओं के ऊपर अटैक की घटना को डिस्कस किया था मैंने, उसके एक वीडियो को शेयर करके भी ये #RSS लिखते हैं। फिर अहमदाबाद में जो फेक न्यूज निकली थी, जो मैंने 2 दिन पहले डिबंक करी थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए, जिस डॉक्टर को इस न्यूज में कोट किया गया था उसने अपना स्टेटमेंट देकर कहा था कि यह झूठी खबर है, और उस खबर को भी ये लोग शेयर करते हैं। इसके अलावा अनरिलेटेड इंसिडेंट में जहां पर भी किसी मुस्लिम पर अटैक होता है उस पर ये आरएसएस का टैग लगाकर अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेटेड अटैक। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग रैंडम ट्विटर हैंडल्स हैं और कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक लगता है। आप इनके ट्वीट्स की डेट देखिए, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख। कई बार एक ही दिन में एक तरह के ट्वीट 2 लोग करते हैं और इस तरह का पैटर्न पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये देखिए, तेजस्वी सूर्या के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट इन दोनों लोगों ने पब्लिश किया हुआ है और बड़ी सिमिलर सी लैंग्वेज भी ऊपर लिखी हुई है। मैंने इन सारे ट्विटर हैंडल्स को सोशल ब्लेड पर चेक करा। कुछ ट्विटर हैंडल्स की हिस्ट्री वहां पर अवेलेबल नहीं है, मगर इस ट्विटर हैंडल को देखिए, इसने अभी से कुछ दिनों पहले अपने इतने सारे ट्वीट्स डिलीट करे हैं। यानी कि ये वेल प्लान्ड अटैक था, क्योंकि इन्हें पता था जब ये इस तरह के ट्वीट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग इनकी भी हिस्ट्री चेक करेंगे। तो इन्होंने पहले ही अपने ट्वीट डिलीट कर दिए और उसके बाद अब ये आरएसएस वाले ट्वीट कर रहे हैं और तेजस्वी सूर्या का ये स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, तेजस्वी सूर्या स्क्रीनशॉट। ये को पढ़कर आप में से कई सारे लोगों का पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि क्या घटिया बात लिखी है। क्यों ये तेजस्वी सूर्या स्पेसिफिकली अरब वुमेन के बारे में ऐसा कह रहा है कि 95% वुमेन को ऑर्गेज्म नहीं होता और जो बच्चे हैं वो सेक्स की पैदाइश है बट प्यार की पैदाइश नहीं है। मगर आप में से कई सारे लोगों ने शायद इसे मिस कर दिया। तारिक फतेह, यानी कि ये तारिक फतेह की बात है जो 2015 में तारिक फतेह ने कही थी और उसको तेजस्वी सूर्या ने कोट करके लिखा। जब ये स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा तो तेजस्वी सूर्या ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब यहां पे आसान तरीका तो ये होता कि मैं 5 मिनट तक तेजस्वी सूर्या के इस ट्वीट को बैश करता रहता, आप भी बहुत खुश हो जाते कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं औरतों की कितनी रेस्पेक्ट करता हूं, और आप भी इस वीडियो को लाइक करके चले जाते। और ऐसा कई सारे फियर मॉन्गर्स और हेट मॉन्गर्स ने किया भी होगा यूट्यूब पर। मगर मैंने ये ना करके इसके बारे में सर्च करा और वो करके मुझे पता चला कि 2015 में तारिक फतेह ने एक इंटरव्यू दिया था स्वराज मैगजीन को। जब उनसे वहां पर पूछा गया कि अरब स्प्रिंग के बाद क्या वहां पर डेमोक्रेसी आने की संभावना है, तो उसके जवाब में उन्होंने इतनी सारी बातें कही थी। इस पूरे सेंटेंस में इस सेक्शन को अगर आप देखो तो ये वही है जो तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्वीट में लिखा है, यानी कि तेजस्वी सूर्या ने इनके इंटरव्यू को रेफर करते हुए ये वाली बात लिखी थी। आप अभी भी ये कह सकते हो कि फिर भी क्या हुआ, ये बात तो बहुत घटिया है ना औरतों के बारे में। तो इसकी जरा अगली लाइन पढ़ो। तारिक फतेह कहते हैं कि वहां पर जेनिटल म्यूटिलेशन हो रहा है अभी भी, और इसमें आप कैसे होप कर सकते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी आएगी। ये जेनिटल म्यूटेशन जो एक वर्ड है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे 200 मिलियन औरतों को हर साल जूझना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। ये एक मैल प्रैक्टिस है जो कि स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये एक ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और इस मैल प्रैक्टिस में फीमेल के जेनिटेलिया का आउटर पार्ट को कट कर दिया जाता है। दुनिया की 200 मिलियन औरतें हर साल इस परेशानी से जूझती हैं और यूएन कहता है कि 2030 तक हम इसे खत्म करके रहेंगे। अब वापस लौटते हैं अपने ट्वीट पर। यह ट्वीट 2015 का था, ये बात तारिक फतेह ने कही थी और तेजस्वी सूर्या ने सिर्फ उसे पब्लिश किया था।
आप इस बात पर सवाल उठा सकते हो कि 95% वुमेन का जो फिगर है वो तारिक फतेह की दिमाग की उपज है या सच है, मगर यहां पर यह भी सच है कि पूरी की पूरी बात तारिक फतेह ने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में कही थी, जो कि एक बहुत बड़ी मेल प्रैक्टिस है और जिसके खिलाफ आवाज उठाई भी जानी चाहिए। यही नहीं, अपने इसी जवाब में तारिक फतेह ने जो पहली लाइन में बोला था कि इंडिविजुअल्स के राइट अगर प्रिजर्व नहीं किए जाते तो वहां पर कैसे डेमोक्रेसी आ सकती है, इस बात को भी तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्विटर पर लिखा था और वो ट्वीट अभी भी वहां पर मौजूद है। हम अभी तक की कहानी को रिवाइंड करके देखें तो एक सिनिस्टर प्लॉट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्विटर हैंडल जो कि वेरीफाइड है वो अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं, फिर वो आरएसएस और इंडिया में मुस्लिम्स के बारे में लिखने लगते हैं, फिर एक कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड एफर्ट के थ्रू एक बीजेपी एमपी का ट्वीट स्क्रीनशॉट करके विदाउट कॉन्टेक्स्ट शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि उसे एमपी के पद से हटा दिया जाना चाहिए, जबकि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो बात तारिक फतेह ने कही थी और वो बात फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के ऊपर थी, जो कि एक बड़ी मेल प्रैक्टिस है जो कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में फेमस है। यानी कि अगर आप ओवरऑल स्टोरी को एक कॉन्टेक्स्ट में देखो तो इन ट्विटर हैंडल्स ने ऐसे स्क्रीनशॉट को वायरल कर दिया जिसने इनके यहाँ की एक मेल प्रैक्टिस को एक्सपोज करके रख दिया। अब आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि इनकी जो बातें हैं, इनके ट्विटर हैंडल पे जो भी पोस्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल सिमिलर लगता है जो इमरान खान जिस तरह का रेटरिक चलाते हैं। एंड दैट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, द पाक कनेक्शन। अब आगे आने वाली कुछ सेंटेंसेस में मैं आपको कुछ अनरिलेटेड बातें बताऊंगा, बट कोइंसिडेंटली वो बड़ी सिमिलर सी लगती है। साल था 2016 का और उरी अटैक के बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से पूछा गया कि कैसे हम इंडिया को टैकल करें, तो उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को कई सारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल ये बताता है कि उस रिकमेंडेशन में लिखा था कि पाक गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लॉबिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सके। इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम की कंडीशन, क्रिश्चियंस की कंडीशन, दलित की कंडीशन और जो आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी लगातार अटैक करते रहना चाहिए। उसके बाद कुछ साल बीते और पाकिस्तान में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया। उस प्राइम मिनिस्टर ने आते ही लगातार वही सारी चीजें बोलनी शुरू कर दी कोइंसिडेंटली जो उस कमेटी की रिपोर्ट में लिखी थी, यानी आरएसएस के बारे में बातें, इंडिया में मुस्लिम के बारे में बातें, इंडिया में कश्मीर के बारे में बातें। और अब इस तरह के इंटरनेशनल हैंडल्स निकल के सामने आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से जो कि वेरीफाइड है, जैसा कि बहुत सिमिलर सी बात उस कमेटी की रिकमेंडेशन में भी लिखी थी। और ये सारे हैंडल भी उन्हीं पॉइंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो रिकमेंडेशन उस कमेटी ने दी थी। ये कह सकते हो कि हो सकता है ये बहुत बड़ा कोई कोइंसिडेंस हो। एक और मैं जरा आपको इंसिडेंट बताता हूं, फिर आपको भी शायद ये बिलीव करने में मुश्किल हो कि एक कोइंसिडेंस है। अभी तक मैंने आपको जितने ट्विटर हैंडल्स दिखाए थे और उनके जो कंटेंट दिखाए थे, इन सारे कंटेंट को एक न्यूज वेबसाइट ने पब्लिश कराया जिसका नाम है न्यू पाक वेब। उसने इन्हीं सारे ट्विटर हैंडल्स को स्पेसिफिकली फीचर कराया और इनके वो सारे ट्वीट्स को फीचर कराया जो उन्होंने इंडिया में आरएसएस के बारे में और मुस्लिम्स के बारे में लिखे थे। तो अब जरा एक बार रिवाइंड करते हैं। पाकिस्तान में एक कमेटी रिपोर्ट बना के कहती है कि आरएसएस, मुस्लिम्स और दलित्स के बारे में बात करना शुरू करो। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वैसा ही करना शुरू कर देता है। वो कमेटी ये भी कहती है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करो और अचानक से मिडिल ईस्ट के कुछ ट्विटर हैंडल्स निकल के आते हैं जो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। इन सारी बातों का कोलाज बनाकर पाकिस्तानी न्यूज मीडिया पोर्टल्स अपने में फीचर करने लगते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस, इज इट पॉसिबल? हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ एंड दैट इज द इंपैक्ट। जब जैसे ये सारे ट्वीट आए जो इंडिया में फियर मॉन्गर्स बैठे हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, वो 10-10 मिनट आकर उल्टियां करते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, खाड़ी देश हमारा अपोज कर रहे हैं और अब तो पीएम मोदी भी इस बात से डर जाएंगे। इसी बीच पीएम मोदी ने एक ट्वीट करा कि कोविड, धर्म, जाति ये सब नहीं देखता है, इसलिए हमें इससे एक होकर लड़ना चाहिए। तो इन फियर मॉन्गर्स ने बताना शुरू कर दिया कि देखिए ये बड़े बड़े खाड़ी देश के लोगों ने ट्वीट करे और उससे डरकर पीएम मोदी ने ये ट्वीट करा। मुझे लगता है दोनों बातों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। पहली बात तो जिन लोगों ने ट्वीट करा है वो किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई गवर्नमेंट की बातें नहीं बोल रहे हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहे हैं। पीएम मोदी का ट्वीट मुझे लगता है 9 बजे वाले जो हमारे देश के हेट मॉन्गर्स बैठे हैं उनके लिए खासकर था, जो हर रात 9 बजे आकर टीवी पर उल्टियां करते हैं, देश में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्हें चेताने के लिए पीएम मोदी का ट्वीट ज्यादा लगा, इंस्टेड ऑफ कि वो मिडिल ईस्ट के कुछ इधर उधर के ट्विटर हैंडल का रिप्लाई कर रहे हो। और ये बात मैं क्यों इतने कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। पिछले 2-3 सालों की बात है, कुल 6 अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज ने पीएम मोदी को अपनी कंट्रीज का सबसे बड़ा ऑनर दिया है। ये कंट्रीज हैं बहरीन, यूएई, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड मालदीव्स। ये सारी मुस्लिम कंट्रीज अभी हाल में ही पीएम मोदी को अवार्ड दे चुकी हैं। इसके अलावा कुवैत में अगर आप अभी रिसेंटली देखें तो इंडिया ने अपनी एक मेडिकल टीम को इक्विपमेंट के साथ भेजा था। ईरान में अगर आप देखें तो वहां पर लैब नहीं थी, इंडिया ने इंडियंस जो वहां पर फंसे हुए थे उनको टेस्ट करने के लिए एक लैब भेजी और फिर उन्हें वहां पर डोनेट करने की बात कही। अगर आप यूएई और बहरीन की बात करें तो वहां पर अभी हमने रिसेंटली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई भेजी है बड़ी मात्रा में। जो लोग ये कहते हैं कि इनके पास तेल के बड़े भंडार हैं, उन्होंने शायद अभी तेल का मार्केट नहीं देखा है जो कि नेगेटिव की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है।
और वो सारे लोग ये बताना भूल जाते हैं कि ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं ये कोई किसी भी कंट्री का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये इनके पर्सनल कैपेसिटी में है। अब ऐसे तो कल को इंडिया में भी कोई भी बड़ा ट्विटर हैंडल यहां से बोलने लगे कि हम सारे इंटरनेशनल टाइज किसी कंट्री से खत्म कर रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड मान लिया जाएगा? नहीं ना। ऐसे ही वो सारे ट्विटर हैंडल भी जो लिख रहे हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में है, उनके गवर्नमेंट का स्टैंड तब तक नहीं माना जा सकता जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल बात ना आए। इस सारे मसले में लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो उन सारे ट्विटर हैंडल्स के लिए है जो इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। अगर आपको सच में मुस्लिम्स के बारे में बहुत परवाह है तो आप देखिए इंडिया में क्या हो रहा है। तबलीगी जमात में जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज करवाया जा रहा है। ये इलाज करवाना एक अच्छी चीज है, हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, उनको दवाइयां दे रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। हालांकि वो लोग जरूर डॉक्टर्स पे थूक रहे हैं और नर्सों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मगर फिर भी हम उनका इलाज करवा रहे हैं। अगर आपको देखना है मुस्लिमों के साथ बुरा कैसे होता है तो आप चाइना की उइघुर कम्युनिटी को देखिए। वो लोग इस्लाम को मानसिक रूप से पागलपन घोषित कर चुके हैं और पूरे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को इस तरह से कैंप में रखा हुआ है। यहाँ पर इन लोगों में अगर कोरोना वायरस भी फैलता है तो चाइना बहुत अच्छे से इलाज नहीं करवा रहा है। तो अगर आपको सच में मुस्लिम्स के लिए आवाज उठानी है तो उन लोगों के लिए आवाज उठाइए जो सच में परेशान है, मगर उनके सामने तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और आप इंडियन एमपी के बारे में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्वीट शेयर करके अपनी बेइज्जती करवाने में तुले हुए हैं। वो मंशा पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही तो फेक न्यूज भी शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मान जाइए, ये सब मत कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, मेरा काम पसंद आता है तो जाइए पैट्रियन, इंस्टामोजो पे सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर सपोर्ट कीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके पास आता रहता हूं और सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और वीडियो के लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए, कमेंट में अपने थॉट्स बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।